Students, hope you are doing well. In this video, we will start a new chapter, chapter 5, that is periodic classification of elements. इस चैप्टर में हम लोग एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही अलग अलग साइंटिस्ट एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में अपना क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए वो भी पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले इस चैप्टर के टॉपिक्स को देख लेते हैं। First topic is making order out of chaos, early attempts at the classification of elements. Next topic, Dobereiner triads. Next topic, Newland's law of octaves. Next, Mendeleev's periodic table. Next, achievements of Mendeleev's periodic table. Next, limitations of Mendeleev's classification. Next, modern periodic table. Next, position of elements in the modern periodic table. And last topic is trends in the modern periodic table, like valency, atomic size, metallic and non-metallic properties, electronegativity, and nature of oxides. So let us start from the first topic, making order out of chaos, early attempts at the classification of elements. The earliest attempt to classify the elements resulted in grouping the then known elements as metals and non-metals. Later further classifications were tried out as our knowledge of elements and their properties increased. स्टार्टिंग में एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के तौर पर हुआ, बाद में उन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी हुई। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डोबेरिनर ट्राइड्स। इन द ईयर 1817 John Wolfgang Dobereiner, a German chemist, tried to arrange the elements with similar properties into groups. He identified some groups having 3 elements each, so he called these groups triads. ईयर 1817 में जॉन वॉल्फगैंग डोबेरिनर, जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को ग्रुप में करने की कोशिश की। उन्होंने कुछ ग्रुप्स बनाए जिसमें 3 एलिमेंट्स थे, इसलिए उन्होंने अपने उस ग्रुप का नाम ट्राइड्स रखा। डोबेरिनर showed that when the 3 elements in triad were written in the order of increasing atomic masses, the atomic masses of the middle element was roughly the average of the atomic masses of the other 2 elements. डोबेरिनर ने दिखाया कि उन 3 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी के 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज के लगभग बराबर है। For example, take the triad consisting of lithium, sodium and potassium with the respective atomic masses 6.9, 23.0 and 39.0। कह रहे कि एक एग्जाम्पल के लिए एक ट्राइड को लेते हैं जिसमें 3 एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जिसका एटॉमिक मास ये है, और इन एलिमेंट्स के साथ हम लोग डोबेरिनर के ट्राइड के रूल को चेक करते हैं। उन्होंने कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का जब हम एवरेज निकालते हैं तो वो एवरेज मिडिल वाले एलिमेंट के मास के लगभग बराबर होगा। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट का मास है 6.9 एंड थर्ड एलिमेंट का मास है 39.0। तो यहाँ हम लोग ऐड करते हैं लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 प्लस पोटेशियम का एटॉमिक मास 39.0, तो इसका वैल्यू होगा 45.9 और 45.9 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू आता है 22.95, जो कि थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के लगभग बराबर है। यहाँ 23.0 है और यहाँ रिजल्ट आ रहा है 22.95। अब हम लोग टेबल 5.1 में देखते हैं कि यहाँ पर 3 ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। इन 3 ग्रुप्स में 3 एलिमेंट्स हैं। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि इन 3 ग्रुप्स में से कौन सा ग्रुप डोबेरिनर के ट्राइड के रूल्स के अकॉर्डिंग फिट है। तो ग्रुप ए के एलिमेंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। एटॉमिक मास है 14.0, 31.0, 74.9। तो हम लोग 14.0 और 74.9 को ऐड करके इसका एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 14.0 प्लस 74.9 इक्वल्स टू 88.9। फिर 88.9 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 44.45, जो कि इस ग्रुप के मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के लगभग बराबर नहीं है। इट मीन्स कि ग्रुप ए का एलिमेंट डोबेरिनर के ट्राइड्स के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता है। अब ग्रुप बी में देखते हैं। ग्रुप बी में है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, जिसका एटॉमिक मास है 40.1, 87.6, 137.3। अब हम लोग इन दोनों एटॉमिक मास को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। यदि मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल हुआ तो इस ग्रुप का एलिमेंट्स डोबेरिनर का ट्राइड्स कहलाएगा। अब हम लोग इसके कैलकुलेशन को चेक करते हैं। यहाँ देखिए 40.1 प्लस 137.3, दिस वन,
equals to 177.4 and 177.4 divided by 2 equals to 88.7. अब हम लोग मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास को देखते हैं, तो इसका एटॉमिक मास है 87.6 जो कि इस वैल्यू के लगभग बराबर है। इसका मतलब है कि ग्रुप का एलिमेंट्स डोमिनेटर का ट्राइड्स है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सी, क्लोरीन, ब्रोमीन and iodine, and atomic mass is 35.5, 79.9, 126.9। अब हम लोग इन दोनों का एवरेज निकालेंगे जो कि 79.9 के आसपास होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ग्रुप सी का एलिमेंट्स डोमिनेटर के ट्राइड्स का है। ओके, तो हम लोग यहाँ चेक करते हैं कैलकुलेशन। 35.5 plus 126.9, this one equals to 162.4 and 162.4 divided by 2 equals to 81.2। और यहाँ ब्रोमीन के एटॉमिक मास को देखते हैं तो 79.9 है। इट मींस कि दोनों लगभग बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप सी का एलिमेंट्स डोमिनेटर के ट्राइड्स के एलिमेंट्स है। इन सब के बावजूद डोमिनेटर के द्वारा किया गया एलिमेंट का क्लासिफिकेशन सक्सेस नहीं हुआ। अब क्यों सक्सेस नहीं हुआ? क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशंस थे। वो लिमिटेशन था कि डोमिनेटर सिर्फ 3 ट्राइड्स को ही बनाए थे, इसके अलावा ट्राइड्स वो नहीं बनाए थे। और वो 3 ट्राइड्स ये हैं। फर्स्ट, lithium, sodium, potassium; second, calcium, strontium, barium; and third, chlorine, bromine, iodine. Now next topic, Newland's law of octaves. The attempts of Dobenerer encouraged other chemists to correlate the properties of element with their atomic masses. डोबेनेरर का अटेम्प्ट दूसरे साइंटिस्ट को एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी और इंक्रीजिंग मास वाले कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करने के लिए एनकरेज किया। In 1866, John Newlands, an English scientist, arranged the then known elements in the order of increasing atomic masses. He started with the element having the lowest atomic mass, like hydrogen, and ended at the thorium, which was the 56th element. Year 1866 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड्स ने तब तक के नोन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के तौर पर अरेंज किया। उन्होंने सबसे कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हुए थोरियम पर खत्म किया, जो कि थोरियम 56th एलिमेंट्स था। He found that every 8 elements had properties similar to that of the first. He compared this to the octaves found in music. Therefore, he called it the law of octaves. It is known as Newland's law of octaves. In Newland octaves, the properties of lithium and sodium were found to be the same. Sodium is the 8th element after lithium. Similarly, beryllium and magnesium resemble each other. Newland ने पाया कि हर एक 8th element का properties first element के properties से मिलता है। उन्होंने इसका कंपेयर म्यूजिक के ऑक्टेव से किया, इसलिए उन्होंने इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा। यह न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव से जाना जाता है। इसमें लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज सेम पाई गई, जहां लिथियम के बाद सोडियम 8th एलिमेंट्स है। इसी तरह से बेरिलियम और मैग्नीशियम एक दूसरे से रिजेंबल करता है। अब ये टेबल 5.3 न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो करता है। अभी हम लोगों ने इन 2 एग्जाम्पल को पढ़ा था, लिथियम एंड सोडियम, एंड साथ में बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ देखते हैं कि सोडियम लिथियम के बाद 8th एलिमेंट है या नहीं, या फिर मैग्नीशियम बेरिलियम के बाद 8th एलिमेंट है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं लिथियम से। यदि लिथियम का पोजीशन फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड 8th, यानी कि 8th पोजीशन पर सोडियम आ गया। इसीलिए न्यूलैंड के अकॉर्डिंग इन दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। सेकंड एग्जांपल उन्होंने कहा था बेरिलियम और मैग्नीशियम का, तो इसको भी काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि इन दोनों एलिमेंट्स का भी प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। इसके साथ ही इस टेबल में हम लोग देख रहे हैं कि एक ही स्लॉट में न्यूलैंड ने 2 एलिमेंट को रखा, कोबाल्ट एंड निकल। इन दोनों एलिमेंट का प्रॉपर्टी हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन से बिल्कुल डिफरेंट है, और इनका प्रॉपर्टी आयरन से मिलता जुलता है, क्योंकि आयरन भी हैवी एलिमेंट है और ये दोनों एलिमेंट भी हैवी एलिमेंट है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। Now limitations. It was found that the law of octaves was applicable only up to calcium. As after calcium, every 8 elements did not possess properties similar to that of the first. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का पहला लिमिटेशन यह है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव सिर्फ कैल्शियम एलिमेंट तक ही एप्लीकेबल था, इसके बाद का एलिमेंट इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। Now second limitation, it was assumed by Newland that only 56 elements exist in nature and no more elements would be discovered in the future. But later on, several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octaves. न्यूलैंड का दूसरा लिमिटेशन था कि इन्होंने एज्यूम किया था कि 56 एलिमेंट्स ही
एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन बाद में कुछ एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ जिसकी प्रॉपर्टीज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फॉलो नहीं कर रहा था. Now third limitation, in order to fit elements into his table, Newlands adjusts two elements in the same slot, but also put some unlike elements under the same node. As for example, cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in the same column as fluorine, chlorine and bromine, which have very different properties than these elements. Iron, which resembles cobalt and nickel in properties, has been placed far away from these elements. इसके बारे में आपको इस टेबल में पहले ही समझा चुके थे. एक बार फिर से टेबल को देख लेते हैं. यहाँ देखिए, न्यूलैंड ने सेम स्लॉट में दो एलिमेंट को रखा, कोबाल्ट और निकल को, लेकिन कोबाल्ट निकल का प्रॉपर्टीज इन तीनों एलिमेंट से नहीं मिलता है, बल्कि इन दोनों का प्रॉपर्टीज इस एलिमेंट से मिलता है. और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि आयरन से काफी दूर है कोबाल्ट और निकल. ओके. Now, with the discovery of noble gases, the law of octaves become irrelevant. Thus, Newland law of octaves work well with lighter elements only. क्या कर रहा है कि जब novel gases का discovery हुआ, तो उस समय भी gases का properties law of octave से irrelevant था. इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि Newland law of octave सिर्फ lighter elements के लिए ही fit था. Now, next topic, making order out of chaos, Mendeleev's periodic table. Even after the rejection of Newland's law of octaves, many scientists continued to search for a pattern that correlates the properties of elements with their atomic masses. कह रहे हैं कि यहाँ तक कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को रिजेक्ट होने के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को उसके एटॉमिक मास से कोरिलेट करते रहे. The main credit for classifying elements goes to Dmitry Ivanovich Mendeleev, a Russian chemist. एलिमेंट के क्लासिफिकेशन का मेन क्रेडिट रशियन केमिस्ट डिमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है. He was the most important contributor to the early development of a periodic table of elements wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental properties, the atomic masses and also on the similarity of chemical properties. इनका कंट्रीब्यूशन एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा था. इन्होंने एलिमेंट्स को उसके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रखा. When Mendeleev started his work, 63 elements were known. He examined the relationship between the atomic masses of the elements and their physical and chemical properties. जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया, उस समय 63 एलिमेंट्स ही नोन थे. उन्होंने एलिमेंट्स के एटॉमिक मास और उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एग्जामिन करना शुरू किया. Among chemical properties, Mendeleev concentrated on the compound formed by elements with oxygen and hydrogen. केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ उन्होंने एलिमेंट्स को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना करके भी देखा. He selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and form compound with most elements. उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसके लिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स काफी रिएक्टिव था और अधिकतर एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बना रहा था. The formula of the hydride and oxide formed by an element were treated as one of the basic properties of element for its classification. किसी भी एलिमेंट्स का जो फॉर्मूला हाइड्राइड्स और ऑक्साइड का बन रहा था, उसे उन्होंने एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का बेसिक प्रॉपर्टीज मान लिया. He then took 63 cards and on each card he wrote down the properties of one element. इसके बाद उन्होंने 63 कार्ड्स लिए और फिर हर एक कार्ड में हर एक एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को लिखा. He started out the elements with similar properties and pinned the card together on a wall. इसके बाद उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स के कार्ड को एक साथ किया और उन कार्ड को वॉल पर पिन किया. He observed that most of the elements got a place in a periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic masses. इसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अधिकतर एलिमेंट्स जो है उनके पीरियडिक टेबल में प्लेस हो रहे हैं और उन सबका एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में. It was also observed that there occur a periodic recurrence of elements with the similar physical and chemical properties. इसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि उन एलिमेंट्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है. On this basis, Mendeleev formulated a periodic law. और इस बेसिस पर मेंडलीव ने एक periodic law को बनाया जो कि बताता है the properties of elements are the periodic function of their atomic masses. ये मेंडलीव लॉ है और ये एग्जाम में जरूर पूछता है. 1 नंबर का क्वेश्चन होता है तो इसे आप याद कर लीजिएगा. ओके. मेंडलीव पीरियडिक टेबल कंटेन्स वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स. मेंडलीव पीरियडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिसे ग्रुप्स कहा जाता है
एंड हॉरिजेंटल रोज होते हैं जिसे पीरियड्स कहा जाता है। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को हम लोग टेबल 5.4 में देखेंगे। ये टेबल 5.4 है, यानी कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। और इस टेबल में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ 8 ग्रुप्स है, 1 से स्टार्ट होकर के 8 तक। ओके, और जो हॉरिजेंटल रो है इसे पीरियड्स कहा जाता है। उन्होंने एलिमेंट्स लेकर के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया और कंपाउंड बनाया। तो यहाँ फर्स्ट रो में ऑक्साइड्स कंपाउंड्स है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ ऑक्साइड्स कंपाउंड है। और सेकंड रो में हाइड्राइड्स कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ। एक बार उसके फार्मूला को देख लेते हैं। फार्मूला है R2O, RO, R2O3, RO2, R2O5, RO3, R2O7, RO4। और हाइड्राइड्स का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है RH, RH2, RH3, RH4, RH3, RH2, RH। तो इन फार्मूला के अकॉर्डिंग ही उन्होंने एलिमेंट्स को अपने टेबल में फिट किया। ओके, अब एक एलिमेंट का एग्जांपल लेके आपको मैं बता देती हूँ कि इस फार्मूला से कैसे रिलेट हो रहा है। हम लोग एलिमेंट लेते हैं कार्बन, क्योंकि कार्बन आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड है वो भी आपको याद होगा, और कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड है वो भी आपको याद होगा। तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ क्या कंपाउंड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ देखिए R की जगह पर हमें एलिमेंट को रखना है, इट मींस CO2। और हाइड्रोजन के साथ यदि कार्बन को रखा जाए तो क्या हो जाएगा? CH4, जो कि मीथेन कहलाता है। यहाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है एंड CH4 मीथेन कहलाता है। इसी तरह से बाकी सब एलिमेंट्स का भी कंपाउंड बना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स में उनका क्या क्या अचीवमेंट था उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो फर्स्ट है, while developing the periodic table, there were a few instances where Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass. The sequence was inverted so that the element with similar properties could be grouped together. For example, cobalt with atomic mass 58.9 appeared before nickel with atomic mass 58.7. इसमें कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल बनाते समय मेंडलीव कुछ ही एलिमेंट को अपने पीरियोडिक टेबल में ज्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट से पहले रखा। यह सीक्वेंस उनके अपने रूल से उल्टा था, क्योंकि इससे सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक साथ रह पाए। एग्जाम्पल पहले समझा चुके हैं आपको। नेक्स्ट, फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। बाद में मेंडलीव ने कुछ गैप्स अपने पीरियोडिक टेबल में छोड़ रखा था। Instead of looking upon these gaps as defects, Mendeleev boldly predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time. Mendeleev ने boldly predict किया था कि कुछ एलिमेंट्स का डिस्कवरी होने वाला है, जिन एलिमेंट का डिस्कवरी उस समय नहीं हुआ था। Mendeleev named them by prefixing a Sanskrit numeral Ika to the name of preceding elements in the same group. Mendeleev ने डिस्कवरी होने वाले ग्रुप का नाम संस्कृत के न्यूमेरल इक्का से रखा। For instance, scandium, gallium and germanium discovered later. Example के लिए इन सब एलिमेंट का डिस्कवरी बाद में हुआ। Have properties similar to इक्का बोरोन, इक्का एल्युमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन respectively. जिन सब का प्रॉपर्टीज इक्का बोरोन, इक्का एल्युमिनियम और इक्का सिलिकॉन से मिलता था। The properties of इक्का एल्युमिनियम predicted by Mendeleev and those of the element gallium, which was discovered later and replaced इक्का एल्युमिनियम, are listed as follows. इन टेबल 5.5 हम लोग टेबल में ही इसको समझते हैं। इस टेबल के पहले कॉलम में कुछ प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं, सेकंड कॉलम में इक्का एल्युमिनियम के बारे में लिखा हुआ है और थर्ड कॉलम में गैलियम के बारे में लिखा है, जिसका डिस्कवरी बाद में हुआ था। तो यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी को लेते हैं, एटॉमिक मास। इक्का एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 68 है और गैलियम का 69.7 है, यानी कि इससे मिलता जुलता ही है। नेक्स्ट, इक्का एल्युमिनियम का फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड है E2O3 और गैलियम का है Ga2O3, ये भी मिलता जुलता है। नेक्स्ट, इक्का एल्युमिनियम का क्लोराइड का फार्मूला है ElCl3 और गैलियम का है GaCl3, ये भी मिलता जुलता है, यानी कि मेंडलीव का प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था। फर्दर, इट वाज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ मेंडलीव प्रेडिक्शन दैट लेड केमिस्ट not only to accept his predictable but also recognize him as the originator of the concept on which it is based. इसमें कहा कि आगे भी मेंडलीव को उनके प्रेडिक्शन की वजह से उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया। उनके प्रेडिक्टेबल और उनके कॉन्सेप्ट को सबने माना, जिस पर उनका प्रेडिक्टेबल बेस्ड था। Noble gases like helium, neon and argon have been mentioned
इन मेनी अ कॉन्टेस्ट बिफोर दिस। कह रहा है कि बहुत सारे नोबेल गैसेस का, जैसे कि हीलियम, नियन और आर्गन का बहुत सारे कॉन्टेस्ट में मेंशन हो चुका है। दिस गैसेस वर डिस्कवर्ड वेरी लेट बिकॉज they are very inert and present in extremely low concentrations in our atmosphere। इन सब का डिस्कवरी बहुत बाद में हुआ क्योंकि ये बहुत इनर्ट था, यानी कि नॉन रिएक्टिव था, और एटमॉस्फेयर में इसका परसेंटेज बहुत कम था। One of the strength of Mendeleev periodic table was that when these gases were discovered, they could not be placed in new groups without disturbing the existing order। कह रहे कि Mendeleev periodic table की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जब नोवेल गैसेस का डिस्कवरी हुआ तो उसे बिना किसी ग्रुप को डिस्टर्ब किए हुए उनके टेबल में फिट कर दिया गया। नाउ लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। लिमिटेशंस जरूर आते हैं एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पैराग्राफ में पहले हम लोग हाइड्रोजन की स्टोरी को पढ़ेंगे, उसके बाद मेंडलीव क्लासिफिकेशन के लिमिटेशंस को पढ़ेंगे। अब स्टोरी क्या है हाइड्रोजन का? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट द अल्काली मेटल्स। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो अल्काली मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से रिजेंबल करता है। Like alkali metals, hydrogen combines with halogen, oxygen and sulfur to form compounds having similar formula as shown in example here। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं क्या बता रहा है। इसमें बता रहा है कि हाइड्रोजन क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ कंबाइन होकर के अल्काली की तरह ही कंपाउंड बनाता है। अब कंपाउंड देख लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर के HCl बनाता है और अल्काली मेटल NaCl बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के H2O बनाता है और अल्काली मेटल Na2O बनाता है। हाइड्रोजन सल्फर के साथ कंबाइन होकर के H2S बनाता है और अल्काली मेटल Na2S बनाता है। इट मींस कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अल्काली मेटल से रिजेंबल करता है। ऑन द अदर हैंड, जस्ट लाइक हैलोजन, हाइड्रोजन आल्सो एग्जिस्ट इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। कह रहा है कि दूसरी तरफ हाइड्रोजन हैलोजन की तरह है। जैसे हैलोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, उसी तरह से हाइड्रोजन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। एंड इट कंबाइंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। और हाइड्रोजन मेटल्स और नॉन मेटल के साथ कंबाइन होकर के कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। अब हम लोग लिमिटेशंस को पढ़ेंगे। नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। कह रहा है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का पहला लिमिटेशन यह है कि मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं दिया। दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। Next, isotopes were discovered long after Mendeleev had proposed his periodic classification of elements। कह रहा है कि मेंडलीव के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन के काफी बाद आइसोटोप्स का डिस्कवरी हुआ था। Thus, isotopes of all elements pose a challenge to Mendeleev's periodic law। और इस तरह से आइसोटोप्स के सभी एलिमेंट्स मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के लिए चैलेंज था, क्योंकि आइसोटोप्स का मीनिंग होता है कि ऐसा एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो। नाउ थर्ड लिमिटेशन, अनदर प्रॉब्लम वाज that the atomic masses do not increase in a regular manner in going from one element to the next। ये भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशन था कि इनके टेबल में एलिमेंट्स का एटॉमिक मास रेगुलर मैनर में नहीं था, स्पेशली व्हेन वी कंसीडर हैवियर एलिमेंट्स। स्पेशली जब हम लोग हैवियर एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं। वो कोबाल्ट, निकेल और आयरन वाला एग्जांपल बताए थे, उसी के बारे में बताया जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केयर्स। In 1913, Henry Moseley showed that the atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic masses। ईयर 1930 में हेनरी मोस्ले ने दिखाया कि एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस से ज्यादा फंडामेंटल है। Accordingly, Mendeleev periodic law was modified and atomic number was adopted as the basis of modern periodic table। यानी कि इसके अकॉर्डिंग मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाइड किया गया और एटॉमिक नंबर को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिस माना गया। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है, या तो एग्जाम में मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पूछा जाता है या फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पूछा जाता है। दोनों लॉ में से एक कोई आ जाता है। एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास led us to classify known as modern periodic table। जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया तो उस टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा गया। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मैं डायरेक्ट टेबल से ही समझाती हूँ। इसका एक अलग से भी वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां भी उसको देख सकते हैं। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इस टेबल में जो वर्टिकल कॉलम है इसको ग्रुप्स कहा जाता है और ये ग्रुप्स का नंबर 18 होता है, और जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको पीरियड्स कहा जाता है और पीरियड्स का नंबर 7 होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इस एरिया में मेटल्स होता है
और राइट कॉर्नर पर नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ये जिगजैग मैनर में मेटलाइट्स होते हैं। Now next topic, position of elements in the modern periodic table. The modern periodic table has 18 vertical columns known as groups and 7 horizontal rows known as periods. ये भी बता चुके हैं और ये भी important है, इसको भी learn करना है. Okay? The elements present in any one group have the same number of valence electrons. जो elements किसी particular group में होता है उन सब का valence electron same होता है. For example, elements fluorine and chlorine belong to group 17. एग्जाम्पल के लिए फ्लोरीन और क्लोरीन 17 ग्रुप में पाया जाता है और इन दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है. Hence we can say that groups in the periodic table signify an identical outer cell electronic configuration. और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इस periodic table का ग्रुप जो है वो outer electronic configuration को signify करता है. On the other hand, the number of cells increases as we go down the group. और दूसरी तरफ जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाता है. अभी हम लोग सेल की बात कर रहे थे तो अब हम लोग देखेंगे कि एक सेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ सेल डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ गिवन सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस. कह रहा है कि किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है जहां पर n जो है नंबर ऑफ सेल है. फॉर एग्जाम्पल इन K सेल 2 मल्टीप्लाइड बाय 1². यहाँ हमारा फॉर्मूला था 2n². चूंकि K सेल फर्स्ट सेल है इसलिए n की जगह पर 1 का स्क्वायर हो गया. तो क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2. 2 मल्टीप्लाइड बाय 1² इक्वल्स टू 2. इन L सेल 2 मल्टीप्लाइड बाय 2² क्योंकि L सेल सेकंड पोजीशन पर आ रहा है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2² इक्वल्स टू हो जाएगा 8. यानी कि L सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे. पर्टिकुलर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. यहाँ देखते हैं hence the first period has 2 elements. चूंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है इस सेल में तो इस पीरियड में 2 एलिमेंट्स होंगे. पीरियडिक टेबल में भी देख लेते हैं. ये फर्स्ट पीरियड है तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ सेकंड एलिमेंट. नाउ नेक्स्ट द सेकंड पीरियड हैज 8 एलिमेंट्स. अब सेकंड पीरियड में देखते हैं हम लोग 8 एलिमेंट्स होते हैं. यहाँ देखिए 1 2 और इधर 6 तो 2 + 6 8 एलिमेंट्स हो गए. इसी तरह से थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हो गए. थर्ड पीरियड को भी देख लेते हैं. यहाँ 2 एलिमेंट्स और इधर 6 एलिमेंट्स यानी कि 8 एलिमेंट्स. एंड फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होंगे. यहाँ देखते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में यहाँ से लेकर के यहाँ तक 18 एलिमेंट्स होंगे. ओके कैसे? क्योंकि स्टार्टिंग के 2 फिर बीच में 10 हो जाएंगे और इधर 6 तो 18 एलिमेंट्स हो गए. फिर इसी तरह से उसके बाद वाले पीरियड में भी यानी कि फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स होंगे. 2 इधर बीच में 10 और फिर 6 यानी कि 18 एलिमेंट्स. लेकिन सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड में 32 एलिमेंट्स होंगे क्योंकि इन एलिमेंट्स के अलावा ये जो नीचे में एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो भी सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड्स के भी एलिमेंट्स है. ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल. फर्स्ट वैलेंसी. पहले वैलेंसी कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको समझा देती हूँ. किसी भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है. लेकिन सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. तो उस वैलेंस सेल से जितने इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको उस एलिमेंट का वैलेंसी कहा जाता है. ओके अब वैलेंसी कैसे निकाला जाता है वो बताती हूँ. किसी एलिमेंट्स में यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 4 तक है तो उस एलिमेंट का वैलेंसी 1 से लेकर के 4 तक ही होगा. यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि किसी एलिमेंट का 1 है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी. यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी. इसी तरह से 3 और 4. लेकिन यदि किसी एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज्यादा है यानी कि 5 से लेकर के 8 है तो हम लोग वैलेंसी इस तरह से निकालते हैं 8 - 5 = 3, 8 - 6 = 2 and 8 - 7 = 1. तो इस तरह से वैलेंसी निकाला जाता है. अब हम लोग वैलेंसी के ट्रेंड को पढ़ेंगे. तो जब मॉडर्न पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंसी पहले इंक्रीज करता है और फिर बाद में डिक्रीज करता है. लेकिन यदि ग्रुप की बात करें यानी कि अप टू डाउन की बात करें तो वैलेंसी किसी भी ग्रुप में एक जैसा ही होता है. नाउ सेकंड ट्रेंड एटॉमिक साइज. जब मॉडर्न पीरियडिक टेबल के लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज करता है.
यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। ओके, लेकिन जब हम लोग ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता चला जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। इसके ट्रेंड्स को हम लोग फिर से प्रेडिक्टेबल से ही पढ़ेंगे। प्रेडिक्टेबल में पता है कि इस एरिया में मेटल्स होते हैं और राइट कॉर्नर में नॉन मेटल्स होते हैं। ओके, एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में मेटेलाइट्स होते हैं। तो यहाँ हमको पढ़ना है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज के ट्रेंड को। तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो मेटल्स कम होता है। देख लीजिए, मेटल्स कम हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, नॉन मेटल ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाएगा, लेकिन यदि अप टू डाउन जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि अपर साइड में यहाँ तक मेटल था, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो मेटल इधर एक्सपैंड कर रहा है। इट मीन्स जब अप टू डाउन जाएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा। इसके रिवर्स में हम लोग नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो जब हम लोग प्रेडिक्टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, लेकिन ग्रुप में यदि हम लोग अप टू डाउन जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाता है। ये एरिया नॉन मेटल का है, तो देखिए जब अप टू डाउन जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक का एरिया कम होता जा रहा है, इसलिए जब अप टू डाउन जाएंगे तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होता जाएगा। नेक्स्ट ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में लेफ्ट टू राइट बढ़ता है और अप टू डाउन ग्रुप में कम होता है, और साथ ही टॉप राइट में सबसे ज्यादा होता है। ओके, लास्ट ट्रेंड है एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। तो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में पीरियड में लेफ्ट टू राइट एसिडिक ऑक्साइड बढ़ता है और ग्रुप में अप टू डाउन कम होता है। इसके अपोजिट पीरियड में लेफ्ट टू राइट बेसिक ऑक्साइड कम होता है और ग्रुप में अप टू डाउन ज्यादा होता है। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर, दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।